Hello students, in this video we are going to solve 24th February Shift 2 paper of JEE Main 2021. Let's start with the first question. इस क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सेलेक्ट करना था कि कौन सी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बिकॉज इसमें से एक ऑप्शन डायरेक्टली जो हम लोग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग चैप्टर में स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं साइनोसॉइडल वेव की, जो इस फॉर्म की होती है a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्म की इक्वेशन डायरेक्टली एक ऑप्शन में दे रखी है। तो वो ऑप्शन जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू a sin 15x माइनस 2t। दिस इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग वेव। हमें कोई और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस जो अपन थोड़ा सा और फंडामेंटली बात करें वो ये है कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में जो मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अगर ये पॉसिबल है कि जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम के पार्टिकल्स का वो एक्स और टी के लीनियर कॉम्बिनेशन का किसी लीनियर कॉम्बिनेशन का फंक्शन है, तो वो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है और किसी और ऑप्शंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक डिस्क थी, यूनिफॉर्म डिस्क, उसमें से ए रेडियस की डिस्क है, ये दिस इज द रेडियस ए, ये सेंटर है उस डिस्क का, उसमें से a/2 रेडियस की ये सर्कुलर पोर्शन जो है ये वाली डिस्क रिमूव कर दी जाती है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंट्रॉइड पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रॉइड पूछा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की अगर कोई बॉडी है तो उसका सेंट्रॉइड जो है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करता है। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जब ये पोर्शन रिमूव कर दिया ना उसके बाद। ये भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास चैप्टर का, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो पोर्शन रिमूव किया है ना, इस खाली पोर्शन में हम इक्वल डेंसिटी का, जो डेंसिटी सरफेस मास डेंसिटी जो भी इस डिस्क की है, उसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेंसिटी, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेंसिटी का यहाँ पर मास भर देंगे। तो दिस डिस्क कैन बी अज्यूम्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू डिस्क, कि यहाँ पर मैंने अगर जहाँ पर कैविटी है वहाँ पर इसकी डेंसिटी के बराबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेंसिटी का मास अगर फिल कर दिया तो पॉजिटिव मास जो है वो इसके साथ कंबाइन होकर कंप्लीट एक बड़ी डिस्क बना देगा, जिसका मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल एम, रेडियस ए की डिस्क होगी है। और इसी रीजन में जो हमने नेगेटिव डेंसिटी का मास भी फिल कर दिया था उसकी वजह से माइनस एम इसका मास लिख लेता हूँ मैं, जिसका रेडियस a/2, ये वाली डिस्टेंस a है, ठीक है, ये y एक्सिस x एक्सिस है। अब इस माइनस एम की वैल्यू अगर लिखें हम लोग तो मैं लिख लेता हूँ, सपोज मैं मान रहा हूँ कि सरफेस मास डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर बाय 4, ये इसका मास हो गया विद नेगेटिव साइन। और ये जो मास होगा इसको लिखें अगर अपन तो सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर। तो अगर इसको हम माइनस एम लिख रहे हैं तो ये उसका 4 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4m। अब सिर्फ मुझे इन दोनों बॉडीज का, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की दो ये सर्कुलर डिस्क बन गई, तो इनके सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता है कहाँ होंगे, इनके इंडिविजुअल सेंटर्स पर। तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, और इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3a/2, 0, a प्लस a/2। तो अब हमने इनके कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड किया, विच इज m1 x1 देन m2 क्योंकि नेगेटिव है मास x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इन दोनों को ऐड करके 3m। यहाँ से m तो कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है, 4a माइनस 3a/2 आता है, एलसीएम लेने पर 5a/2, जो कि 3 के साथ कंबाइन होके क्या आ जाएगा 6। y कोऑर्डिनेट तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पक्का है कि y कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास का 0 ही आएगा, बिकॉज इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0। सो द आंसर इज सेकंड ऑप्शन 5a/6। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर, कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, उसके डोमेन स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। उसको जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमें मालूम है कि डोमेन फॉर्मेशन होते हैं, डोमेन्स होते हैं, डोमेन स्ट्रक्चर होता है। एंड डोमेन से हमारा क्या मतलब है कि छोटे छोटे मैक्रोस्कोपिक रीजन्स होते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो परफेक्टली अलाइंड होते हैं एक ही डायरेक्शन में पहले से, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सपोज इस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये डोमेन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ये अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टॉर्क लगता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, where this is magnetic moment. तो इस टॉर्क के कारण इन डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं इनकी टेंडेंसी होती है टू गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। तो इसको हम अगर ऑप्शंस पे देखें क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो होगा ये कि जिन डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, जैसे कि ये अलाइन तो इस डायरेक्शन में होना है, उनका साइज कम होना शुरू हो जाता है। और जिन डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब धीरे धीरे डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू होगा, है ना। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ईजिली होगा, तो इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो ये वाला डोमेन का साइज जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये इसका साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और जिनका ऑपोजिट है उनका साइज कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी एंगल पर है, सपोज ऐसा कोई एंगल या इस डायरेक्शन में, उनकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों? इस टॉर्क की वजह से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, जिसमें लिखा है कि डोमेन्स का साइज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, एंड डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है ना डोमेन्स में, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में पूछी है वो इन्फॉर्मेशन अगर याद है तो आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। देयर वाज नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। जैसे इसमें कॉलम मैच तो कॉलम है, तो कॉलम 1 में ए ऑप्शन में लिखा था सोर्स ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, तो हमें कॉलम 2 में करेक्ट ऑप्शन इसके लिए चूज करना था मैग्नेट्रॉन, बिकॉज मैग्नेट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइक्रोवेव्स। और इस मैग्नेट्रॉन डिवाइस की जो फंक्शनिंग है उसी पे बेस्ड हमारे घरों में जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं अपन, वो उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने को बस करेक्ट मैच करना था। बी ऑप्शन में हमें लिखा था सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स के, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो यूजुअली इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगेन टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा डिटेल में अपने को कुछ नहीं सोचना था। ये आपको अगर पता है ये इन्फॉर्मेशन दो, आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। सी ऑप्शन में लिखा था सोर्स ऑफ गामा रेज। गामा रेज बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ फोटॉन्स ही है, बट गामा रेज उन फोटॉन्स की स्ट्रीम्स को बोलते हैं जो रेडियो एक्टिविटी से हमें मिलती है। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के सैंपल में से जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होगा उससे मिलने वाले फोटॉन्स को गामा रेज बोलते हैं। तो वो करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया हमने। और लास्ट ऑप्शन सोर्स ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज वैसे तो दो तरह की होती हैं, कंटिन्यूअस एक्स रेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज का डिस्क्रिप्शन बैठता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज का प्रोडक्शन किस बेसिस पे होता है, उसमें अगर आप याद करो तो जब हम लोग कूलिच ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सरेज को प्रोड्यूस करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें कूलिच ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके टारगेट से हिट करवाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अगर टारगेट एटम के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, मतलब कि उस एटम को आयनाइज कर देता है, किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन
को नॉकआउट करके वैकेंसी क्रिएट कर देता है। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है इनर शेल पे, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, और इस ट्रांजिशन के दौरान उसको एनर्जी लूज करनी पड़ती है एंड दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, और उससे एक्स रेज मिलती है। कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको नॉकआउट करके ही अपन ये एक्स रेज प्रोड्यूस करवा पाते हैं। तो वो ऑप्शन हमें करेक्ट चूज करना था। तो इन चारों ऑप्शंस के ABCD के करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में करेक्ट ऑप्शंस चूज करें अगर अपन, तो आंसर जो आता है वो है ए ऑप्शन के लिए सेकंड ऑप्शन, बी माइक्रोवेव्स वाला, इंफ्रारेड के लिए फोर्थ ऑप्शन, गामा रेज के लिए फर्स्ट ऑप्शन, और एक्स रेज के लिए थर्ड ऑप्शन। और ये करेक्ट मैचिंग हमें फोर्थ ऑप्शन में मिलती है। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डायग्राम दिया हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन पे फिक्स्ड सपोर्ट से दो स्प्रिंग्स अटैच करके बीच में इस तरह से ब्लॉक अटैच कर रखा है। क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है डिटेल में, बस इतना बोल दिया है कि इस ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो ऑसिलेशंस होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है हमें। तो वैसे तो इस डायग्राम को देखकर डायरेक्टली आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दीज टू स्प्रिंग्स बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो कि क्लास में करवाया जाता है। आपको इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सिचुएशन, जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये बिल्कुल सिमिलर टू दिस सिचुएशन है। ये वाली सिचुएशन जिसमें दोनों स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और आप दोनों स्प्रिंग्स का को रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हो, के इक्विवेलेंट विच विल बी K1 प्लस K2, तो यहाँ पर 2K हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो रूल होता है। और इससे फिर हम जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड जो है वो 2π√m बाय के इक्विवेलेंट की जगह 2K आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है 1/2π√2K/m। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। फिर भी अगर आप इसका डेरिवेशन समझना चाहते हो तो देखो, ये तो हो गई वो लोकेशन जब दोनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ में थे, पर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे, ये तो है दोनों स्प्रिंग्स जब नेचुरल लेंथ पे थे वो वाली पोजीशन, तो इसको NLP लिख दिया मैंने, नेचुरल लेंथ पोजीशन। बट थोड़ा सा नीचे उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जो उसके SHM की मीन पोजीशन भी होगी। मीन पोजीशन वहीं पे होती है जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो मान लेते हैं कि ये उसकी NLP वाली पोजीशन से x0 नीचे है, तो फोर्स बैलेंस करने पर क्या होगा, mg sin अल्फा इधर आएगा, और क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया x0 से तो ये फोर्स लगाएगा ऊपर, और ये एक्सटेंड हो गया x0 से तो ये भी फोर्स लगाएगा ऊपर, दोनों का फोर्स मिलके 2K x0 हो जाएगा। फिर SHM का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, मीन पोजीशन से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना होता है। मान लो मैंने उसको फर्दर x डिस्प्लेसमेंट दिया मीन पोजीशन से, नई लोकेशन पर FBD बनाना होता है, तो नई लोकेशन पर इस ब्लॉक का अगर FBD बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स K × x + x0 इसकी वजह से, और उसकी वजह से भी सेम फोर्स, तो इसका डबल इस डायरेक्शन में mg sin अल्फा। और फिर न्यूटन्स लॉ लगाना होता है, तो हम लिखते हैं K x + x0 2 टाइम्स माइनस mg sin अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जो 2K/x0 है mg sin अल्फा के बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाता और एक्सेलरेशन आ जाता हमारे पास 2K/m इंटू एक्स विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है, तो लास्ट में मैंने एक माइनस साइन इस बात को सिग्निफाई करने के लिए लगा दिया। देन वी विल से कि भाई ये जो है ये SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, और उसके बाद टाइम पीरियड आ जाता है। तो ये तो पूरा डेरिवेशन हो गया, बट आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि एक बॉडी का वेट 49 न्यूटन आता है ऑन नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल पे उसका वेइंग मशीन से अगर वजन नापते हैं अपन तो 49 न्यूटन आता है। इक्वेटर पे नापने पर क्या आएगा वेइंग मशीन से अगर नापते हैं उसका? तो देखो डायग्राम बना लेते हैं।
कि मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ की रोटेशन एक्सिस है, इस रोटेशन एक्सिस पर मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ पर जब आप वेइंग मशीन से वजन नाप रहे हो किसी बॉडी का, तो इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वेइंग मशीन जो है वो नॉर्मल फोर्स नापती है ना। तो हम यहाँ पर रखी हुई बॉडी का अगर एफबीडी बनाए तो ये नॉर्मल फोर्स और ये उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, जो mg लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो Gm/r², इसमें ये Gm/r² ही स्मॉल g होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 9.8। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन ने इस पार्टिकल के ऊपर लगाया होगा, तो वही पार्टिकल वेइंग मशीन पे लगाएगा और वो वेइंग मशीन मेजर करके बता देगी जो भी इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी। अब ये पार्टिकल की बात करें तो ये अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, क्या ये पार्टिकल उसकी वजह से किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा? तो नहीं करेगा। जो एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं वो रोटेशन सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के लिए तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये सरफेस पर इक्विलिब्रियम पे है तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, और यही नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जब मेजर करी गई तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वैल्यू मिली 49 न्यूटन्स। अब ये है इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन मान लेते हैं, यहाँ पर वही काम किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो mg Gmm/r² यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस तो वही है, तो उसको mg लिख दिया, और नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अब की बार ये बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि ये पार्टिकल अर्थ के रोटेशन के कारण इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिल रहा होगा। तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन ये बनेगी mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m⍵²r। ये ओमेगा क्या है? अर्थ के रोटेशन की एंगुलर स्पीड है, जो 24 आवर्स में खत्म होता है ना एक रोटेशन, तो ओमेगा को लिख सकते हो आप 2π/24 इंटू 60 अगर रेडियन पर सेकेंड में लिखें तो, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6400 किलोमीटर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो आती है, जो उस वेइंग मशीन जो मेजर करेगी, वो है mg माइनस m⍵²r। ऑन फर्स्ट थॉट ये लगता है कि कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू पता है अपने को, चलो कि एक्चुअली mg की वैल्यू 49 है, उसमें अब ये मास बॉडी का इंटू ω² जो कि इतना अजीब सी वैल्यू, और रेडियस 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स में रखेंगे तो, पर आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसकी वैल्यू अगर 49 है तो जो भी ये वैल्यू आएगी दिस विल बी लेस देन 49 न्यूटन। एंड जो ऑप्शन है क्वेश्चन में उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 49 से छोटा है, फर्स्ट ऑप्शन जिसमें 48.83 न्यूटन दिया हुआ है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमें ये कैलकुलेशन एक्चुअली करना नहीं पड़ा। ओके, एक्सरे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सरे एक्सपेरिमेंट में जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो 1.24 मिलियन वोल्ट्स है। तो मिनिमम वेवलेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है जो उस ट्यूब से अपने को मिलेगी। तो अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1.24 मिलियन वोल्ट्स है, मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करने का तरीका ये है E इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू hc/λ मिनिमम। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि इलेक्ट्रॉन जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लेकर आया वो पूरी की पूरी एनर्जी फोटोन के रूप में एमिट हो गई। उस केस में मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। तो हमने इसमें लिखा कि hc की वैल्यू लिख लेते हैं, E इंटू वोल्टेज जो है वो तो हो गया 1.24 इंटू 10⁶। hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में लिख लेते हैं, ये वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, h इंटू सी की वैल्यू अपॉन लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग डेसिमल हटा दें और 1 0 ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दें 10 से ऊपर नीचे, तो ये 1240 कैंसिल हो गया। एंड व्हाट वी गेट इज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये कैंसिल हो रहा है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, नैनोमीटर्स में आएगा जो भी अपना आंसर आएगा क्योंकि यूनिट हमने ये लिए। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर देखो क्या बच रहा है 10⁻3, लेकिन ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इधर होगा तो 10⁻³ नैनोमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एरर्स टॉपिक से है, मेजरमेंट्स एंड एरर्स। हमें
जो सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ मेजर्ड वैल्यूज दे रखी हैं और उसको यूज़ करके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन होता है उसमें परसेंटेज एरर पूछा है। तो जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2π√L/g, जो हमें ऑलरेडी वैसे भी पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से। इसमें g का कैलकुलेशन हो रहा है और ये दोनों क्वांटिटीज मेजर हो रही हैं, तो इसको अपन स्क्वायर करके चेंज कर लेते हैं रिलेशन। हमने लिख लिया g = 4π²L/t²। स्क्वायर करके मैंने g को एक तरफ और ये क्वांटिटीज को एक तरफ कर लिया। इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 2ln2 × ln_t और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसको मैं एरर के फॉर्म में लिख रहा हूँ उस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगी। तो फॉर ΔG/g ये हो गया अपने पास रिलेटिव एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो 0, इससे आ जाएगा ΔL/L और ये माइनस साइन की जगह प्लस, बिकॉज एरर्स को ऐड करना होता है, तो वो आ जाएगा 2ΔT/t। बस इस इक्वेशन को दोनों तरफ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज परसेंटेज एरर निकालना है हमें। अब इन चार चीज़ों की वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं क्लियरली। कहा है कि मेजर्ड लेंथ जो है वो 1.0 मीटर है, बट जिस स्केल से नापी है उसका लीस्ट काउंट 1 mm है, तो ΔL क्या होगा, उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा 0.001 मीटर में। लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। टाइम पीरियड में एरर जो स्टॉप वॉच है उसके लीस्ट काउंट के बराबर वो दे रखा है 0.01 सेकेंड्स, और जो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का मेजर हुआ है वो है 1.95 सेकेंड्स। दिस इनटू 100 ये कैलकुलेट करना है अपने को, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाता है 1.13%, विच इज गिवन इन फोर्थ ऑप्शन। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सिचुएशन डिस्क्राइब कर रखी है कि दो -e चार्ज के पार्टिकल्स, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से 2D सेपरेशन पे रखे हुए हैं, फिर इनके मिड पॉइंट पर यहाँ पर अपने को एक पॉजिटिव e चार्ज का प्रोटॉन रखना है और उसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके यहाँ से रिलीज करना है, इसका मास m कंसिडर करना है। अब x डिस्टेंस जो आपने डिस्प्लेस करके इसको रिलीज किया अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू d, तो ये SHM करेगा और SHM की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमें बतानी है। तो हमने लिखा कि ठीक है, क्वेश्चन में आधा काम तो ऑलरेडी उसने जो हमें सोचना था वो पहले ही बता दिया। ये इस पार्टिकल का जो भी SHM होना है उसकी मीन पोजीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना था, वो बता दिया किस तरफ डिस्प्लेस करना है। कंडीशन बता दी x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू d। अब तो हमें बस इस पर न्यूटन्स लॉ लगा के इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इन दोनों से अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। अगर ये एंगल थीटा मान लो मैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और वो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा 2F cos थीटा। इस रिजल्टेंट फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे। फोर्स को लिखते हैं अपन, ये जो फोर्स है तो यहाँ पे लिखा बने Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं अभी लिख ही लेते हैं हम लोग। चलो, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी √d² + x², तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r² आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा d² + x², √ हट जाएगा। फिर हमें क्या लिखना है, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, cos थीटा भी लिखना है, हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन यही √ में ये वाली वैल्यू, तो इसकी पावर अब क्या लिख देते हैं 3/2। ये आ गया अपने पास नेट फोर्स, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख दिया। अब एक्सेलरेशन लिखा हमने, और इसमें से क्योंकि d बहुत लार्ज है ना, तो d² कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2e² अपॉन 4πε0m, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो ही रहा है, x नीचे d³ और 1 + x² अपॉन d² टू द पावर 3/2, क्योंकि x बहुत स्मॉल है d से, तो ये वाला टर्म निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ गया
वो आता है ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब इंटू एक्स विथ अ माइनस साइन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्टेड है ये एक्सेलरेशन। तो ये जो क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन एक्स के सामने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज, ऑप्शंस में ई के टर्म्स में नहीं क्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, तो अपन इसको चार्ज लिख देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ये उसका मास, बॉडी का मास m कंसिडर करना है, क्योंकि उसने दे रखा है कि उस बॉडी के ऊपर एक डैम्पिंग फोर्स लगता है जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे जो उसकी लोकेशन डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से। वो दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वेशन ही लिख के दे दी उसने, वो है m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। माइनस साइन सिग्निफाइज कि भाई ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट लग रहा है ये फोर्स। तो पूछा है कि कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पार्टिकल रुकेगा। तो स्टार्टिंग इक्वेशन क्वेश्चन में दे दी है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन को लिखा हमने v dv बाय dx माइनस अल्फा बाय एम एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड नाउ इंटीग्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से 0 एंड यहाँ पर 0 टू x, ये है वो डिस्टेंस जो हमें फाइंड करनी है। यहाँ से आता है माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर माइनस अल्फा बाय एम एक्स क्यूब अपॉन 3। माइनस साइन हटा देते हैं अपन और x की वैल्यू आ जाती है एम वी नॉट स्क्वायर 3 टाइम्स अपॉन 2 अल्फा टू द पावर 1/3। बट ऑप्शंस में समहाउ मास का मेंशन ही नहीं किया है कुछ भी। खुद इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें क्लियरली मास यहाँ पर है कि मास अपने को m लेना है, तभी तो ये इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू डैम्पिंग, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स कौन सा ये। बट ऑप्शंस पे मास हटा दिया है, ये अज्यूम करते हुए सपोज कि जैसे मास 1 kg दिया हो, बट क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था, बट स्टिल दिस इज द आंसर। एंड जो अपने को करेक्ट ऑप्शन चारों ऑप्शंस में से चूज करना था, मास को अगर अपन मान ले 1 kg, तो द ओनली ऑप्शन दैट मैचेस इज फोर्थ ऑप्शन, जिसमें ये मास की जगह बाकी सही रिलेशन दिया हुआ है। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द थ्योरी। सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में जेनर डायोड जो टॉपिक होता है उस पर क्वेश्चन है। हमें जेनर डायोड के बारे में बताना है कि उसके पी और एन साइड्स जो हैं वो हेवीली डोप्ड होते हैं या लाइटली डोप्ड होते हैं, और उसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो नैरो होती है या वाइड होती है। तो जेनर डायोड अगर आप याद करो तो वो फंक्शन करता है रिवर्स बायस में। जब काफ़ी हाई वोल्टेज हम रिवर्स बायस में लगा देते हैं तो अचानक से उसमें एक शार्प राइज आता है करंट में, और इस बिहेवियर को शो करने के लिए जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए होती है, जिस तरह से उसके पी और एन साइड्स को डोप करना होता है, वो होता है कि आपको याद होगा पी और एन साइड्स को हमें हेवीली डोप करना होता है, और इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है वो नैरो होती है, तभी ये जो जेनर ब्रेकडाउन वाला बिहेवियर है ये शो होता है। तो इसमें तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन चूज करना था विच वॉज फोर्थ ऑप्शन, हेवीली डोप्ड एंड नैरो डिप्लीशन लेयर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायरेक्टली बेस्ड ऑन थ्योरी है, जिसमें कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने सेमीकंडक्टर्स पर चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि हम दो डायोड्स को बैक टू बैक ऐसे कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर की तरह ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, जिसमें जो कॉमन जंक्शन हो गया वो बेस टर्मिनल बन जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से बैक टू बैक दो पीएन जंक्शन डायोड्स को कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते, ठीक है। इस तरह से फिजिकली कनेक्ट करने से फ्लो नहीं होगा चार्जेस का। उसके लिए आपको एक आपको सेमीकंडक्टर लेना होगा और उसमें 3 रीजन्स में डोपिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि 2 पीएन जंक्शंस बने। आप ऐसे 2 सेपरेट पीएन जंक्शन डायोड्स को बैक टू बैक अटैच करके ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है कि ट्रांजिस्टर वाले एप्लीकेशन में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है दैट इज कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। ये तो उस एम्पलीफिकेशन फैक्टर की डेफिनेशन ही है। तो हमें बस ये ऑप्शन चूज करना था कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक गेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा मल्टीपल ऑप्शंस को।
कि ये जो हमें दे रखा है लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन, इसमें ए और बी पे जो इनपुट है उससे सी से जो आउटपुट मिल रहा है, इससे जो रिजल्ट मिलता है बिल्कुल सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला इक्विवेलेंट अपने को लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन या सर्किट अपने को चूज करना है कि इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा सर्किट सेम आउटपुट देता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्किट वो देगा। तो पहले इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे, फिर चारों ऑप्शंस का बना लेंगे, जिसका मैच हो जाएगा इसके साथ वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाया हमने। पहले हमने 0 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ये नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ से 1, 0 और 1 इस पर इनपुट आएगा, ये और लगा हुआ है तो इसमें 1 आएगा और ये नॉट गेट उसको क्या कर देगा 0 0 1, यहाँ से 0 यहाँ से 1 भेजा तो ये उसको 0 कर देगा, इस पर 0 0 इनपुट जाएगा तो ये 0 मिलेगा और ये उसको नॉट गेट है ना तो 1 कर देगा। फिर मैंने भेजा 1 0, 1 0 को ये क्या कर देगा 0 को 1 कर देगा तो इस पर इनपुट 1 और 1 जाएगा, आउटपुट 1 मिलेगा लेकिन ये उसको फाइनली 0 कर देगा। और लास्ट 1 और 1, 1 और 1 भेजा तो इस पे अपने को 1 को तो ये 0 कर देगा, इस पे इनपुट मिलेगा 1 एंड 0, ये आउटपुट देगा और गेट है तो 1 और 1 को ये नॉट गेट 0 में बदल देगा। ये आता है ट्रूथ टेबल इसका। अब इनमें से किसका इसके साथ मैच होता है वो चेक करना है। इसका बना लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन का 0 0, 0 को तो ये नॉट गेट 1 कर देगा, ये नैंड गेट है, ठीक है। 0 को ये 1 कर देगा और यहाँ से अपने पास 0 आ जाएगा तो इस पे जो इनपुट जाएगा वो 1 और 0 का जाएगा। एंड गेट तो 1 और 0 को क्या कर देगा 0, बट नैंड है तो वो उसको पलट के 1 आउटपुट दे देगा। ये रहा। तो इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ गया तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ बना देते हैं ट्रूथ टेबल। पहला इनपुट भेजा 0 0, ये क्या है अपने पास नॉर गेट, 0 0 भेजा तो और गेट तो उसका आउटपुट 0 देता है लेकिन नॉट लगा है उसके आगे तो 1 आउटपुट मिलेगा। ये रहा। अगेन पहला ही रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ गया, दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड 0 0 भेजा, ये उसको 1 कर देगा, इस पे इनपुट जाएगा 1 और 0 का, ये एंड गेट है तो ये उसको 0 देगा। अभी तो मैच हो रहा है। फिर हमने भेजा 0 1, 0 1 भेजा तो ये जो है 0 से ये 1 कर देगा, इस पे इनपुट जाएगा 1 एंड 1 का, 1 और 1 का इनपुट जाएगा तो ये एंड गेट 1 देगा। अभी भी मैच हो रहा है। फिर 1 0, 1 को ये नॉट गेट 0 कर देगा, नीचे से 0 आया तो इस पे इनपुट आया 0 एंड 0, एंड गेट 0 ही आउटपुट देगा। मैच। और लास्ट में 1 एंड 1 भेजा हमने तो 1 को तो ये नॉट गेट 0 कर देगा तो इस पे इनपुट जाएगा 0 और यहाँ से 1, एंड गेट हमें आउटपुट क्या देगा 0। ये मैच हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा मैच, बना देता हूं मैं। हमने 0 0 इनपुट भेजा, यहाँ से 0, यहाँ से ये नॉट गेट ने उसको 1 कर दिया, 0 और 1 अगर इनपुट गया तो ये एंड गेट उसको 0 करेगा, लेकिन यहाँ पर आगे नॉट है, नैंड गेट है ना ये, तो एंड का आउटपुट तो 0 होता है बट नॉट लगा होने के कारण 1 मिलेगा। अगेन पहले ही स्टेप में डिफरेंट आ गया रिजल्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंपल, कि एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें 1 मोल आइडियल गैस को इस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ले जाया जा रहा है और हमें इस पूरे प्रोसेस में नेट वर्क डन बाय गैस बताना है। तो हमें तीनों इंडिविजुअल प्रोसेस में वर्क डन निकाल कर ऐड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस आइडियल गैस इज 1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन A to B प्रोसेस से। ये जो A to B प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी पता है कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लिख सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, तो ln2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, तो ये आ गया अपने पास RT ln2। उसके बाद वर्क डन इन B2C प्रोसेस 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है 0। एंड C2A,
ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसमें वर्क डन लिखना है अगर हमें, तो हम लिखेंगे एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, और इसको अगर अपन लिखें तो क्वेश्चन में जो एन आर डेल्टा टी है उसकी जगह अपने को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में टेम्परेचर का चेंज सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस गामा तो चलो लिखा हुआ है, उसको रहने देते हैं अपन ऐसे, और डेल्टा टी सोचना है तो ए और सी के बीच में सोचो, ए पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है P1 V1, और सी पॉइंट पर है P1/4 एंड 2 V1, ठीक है। तो सी पॉइंट पर है P1 V1/2 और यहाँ पर है P1 V1। PV इज इक्वल टू NRT से हमें समझ में आया कि सी पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर है, ए पॉइंट पे अगर टेम्परेचर T मान लें हम, तो सी पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो T/2 होगा, ठीक है, क्योंकि P1 V1/2 हो गया आंसर। क्योंकि टेम्परेचर के टर्म्स में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इसलिए ये करना पड़ रहा है, नहीं तो हम प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में करते तो मैं इसको लिख लेता P2 V2 माइनस P1 V1। तो हमने लिखा है यहाँ पर NR डेल्टा टी में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 इंटू आर डेल्टा टी लिखना है। डेल्टा टी देखो फाइनल टेम्परेचर T माइनस इनिशियल टेम्परेचर T/2 अपॉन 1 माइनस गामा, इसको माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो गामा -1 लिख सकते हैं। अगेन ये मैंने इसलिए किया कि ऑप्शंस मैच करने अपने। तो टोटल वर्क डन जो है वो आ जाता है RT ln2 -2 अपॉन -2 नहीं आता 1 अपॉन 2 टाइम्स गामा -1 यहाँ से, और यह हमें मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। दिस इज द नेट वर्क डन। स्टैंडर्ड जो हमारे अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन के जो फॉर्मूले हैं वो लगाकर आंसर निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थ्योरी पर डायरेक्टली बेस्ड, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर टिक करना था। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस के वो कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। और हम जानते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक पोस्टुलेट्स है ना, उसी में ये बात मेंशन्ड है कि प्रेशर जो एक्सर्ट करती है गैस, दैट इज ड्यू टू गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो जो मोमेंटम में चेंज आता है उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। जो भी हम कंटेनर की दीवार पर प्रेशर कैलकुलेशन कर रहे हैं या प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। वी हैड टू सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। ओके, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चंस इस वाले पेपर में इस तरह के हैं जिसमें अपने को बहुत ही मिनिमल कैलकुलेशन करना है और या फिर बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना है। ऐसे ये क्वेश्चन एक है, इसमें बोल रखा है कि प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर है, तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो हमने बोला कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन मोमेंटम, तो लिखा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और इसमें h अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच विल बी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसका 4 टाइम्स होगा, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा यहाँ से क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज 4:1, जो कि क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ था। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला है कि YDSE में जो लाइट का सोर्स है वो रेड से वायलेट कलर में चेंज कर दिया जाता है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स हम यूज करते हैं। इससे जो 4 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा वो चूज करना है। एक ऑप्शन ये बोल रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो डार्क फ्रिंज में बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो होता है जहां पर पाथ डिफरेंस जो 2 स्लिट से वेव्स आ रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो वो पाथ डिफरेंस क्यों चेंज होगा, वो तो अभी भी 0 ही होगा, सिर्फ लाइट का सोर्स चेंज किया है, स्लिट्स वही हैं, उनकी लोकेशन वही है, वहाँ पर पाथ डिफरेंस जहाँ पे पहले 0 मिल रहा था वो वहीं पर अभी भी 0 मिलेगा। वो ऑप्शन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइटर, ब्राइटर फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है, तो अगेन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर एक ऑप्शन लिखा हुआ है डार्क फ्रिंजेस विल की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए जो 2 स्लिट्स हैं यूजुअली उनकी इंटेंसिटी बराबर होती है, और अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है तो डार्क फ्रिंज पर इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो 0 मिलती है। अगर वो इंक्रीज करनी है
तो इन दोनों स्लिट्स पे जो इंटेंसिटी है उसको अनइक्वल करना पड़ेगा। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फिर लास्ट ऑप्शन है कि फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, ये फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, लैम्डा डी अपॉन दिस। ये कैपिटल डी होता है स्लिट्स का प्लेन और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, और स्मॉल डी होता है दोनों स्लिट्स के बीच में गैप। ये तो फिक्स है, सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट चेंज हुआ था रेड से वायलेट, उसकी वजह से लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। वायलेट का वेवलेंथ कम होती है, लैम्डा कम होगा, उसका मतलब है कि फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, और फ्रिंज विड्थ कम होने का मतलब है फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि करंट आई की वैल्यू बतानी है जस्ट आफ्टर दिस स्विच इज क्लोज्ड। ईएमआई चैप्टर का क्वेश्चन है। इस स्विच को जैसे ही क्लोज किया तो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड सिचुएशन में हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं अगर इसका, तो वो इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। यहाँ एमीटर लगा है, क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट सडनली चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एक आइडियल इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है। तो इन दोनों ब्रांचेस में स्विच क्लोज करने से पहले करंट जीरो था, अभी भी करंट जीरो ही रहेगा जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, इसलिए ये दोनों ब्रांचेस जो है वो हट जाएंगी और इक्विवेलेंट सर्किट सिर्फ इतना बचेगा। और इसलिए हम इस करंट की वैल्यू बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं 9/4 टोटल रेजिस्टेंस। ये आ गया अपने पास 2.25 एम्पियर्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। क्वेश्चन में बोला है कि बोर एटम मॉडल जो होता है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से ट्रांजिशन से मिलने वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ये जो ट्रांजिशंस दे रखे हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के लिए, इस ट्रांजिशन में क्या होगा, फोटोन एमिट होता है और उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें मैक्सिमम किस केस में मिलेगी। तो इसमें जो रिलेशन हमें यूज करना है वो आप सब जानते हैं कि वो ये रिलेशन है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं उन दोनों स्टेट्स के जिसमें ट्रांजिशन होता है। बट इसमें अपने को एक एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ये ऑलरेडी जानते हो कि अगर हम हायर एनर्जी स्टेट्स पे जाएं तो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स के बीच में डिफरेंस कम होता जाता है, और ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनमें सब में कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स हैं। तो हमें तो डायरेक्टली पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस किस ट्रांजिशन में होगा, 2 से 1 वाले में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस अगर 2 से 1 में तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी उसी ट्रांजिशन में मिलेगी। तो डायरेक्टली आंसर आ गया हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें n = 2 से n = 1 वाला ट्रांजिशन हो रहा है। अगर कॉन्जिक्यूटिव स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन नहीं होते, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मान लो n = 5 से n = 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। बट ये तो सारे ही ऑप्शंस में कॉन्जिक्यूटिव स्टेट्स के बीच में ही ट्रांजिशन दिए थे, एंड वी नो जैसे जैसे आप हायर स्टेट्स पे जाओगे वो डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इंटीजर वाले पार्ट पर आ गए, और इस साल जो डिफरेंस था पेपर के पैटर्न में वो इसी सेक्शन में था कि 5 की बजाय 10 इंटीजर क्वेश्चंस अवेलेबल थे, जिसमें से कोई भी 5 आपको सेलेक्ट करने थे। बट हम यहाँ पर सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सिग्नल है 0.1 किलोवाट्स का, यानी कि 100 वाट्स। ये सिग्नल एक केबल के थ्रू जाता है, उस केबल में एटेन्यूएशन होता है, यानी कि एनर्जी लॉस होता है एट द रेट ऑफ, उसमें पावर लॉस का रेट डायरेक्टली नहीं दिया है, उसमें दिया हुआ है डेसिबल के टर्म्स में दे रखा है कि एटेन्यूएशन जो हो रहा है वो -5 डेसिबल्स पर किलोमीटर हो रहा है, और केबल की जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर है। तो वो केबल के थ्रू सिग्नल जाने के बाद जो फाइनली मिलेगा, हमें रिसीव होगा वो सिग्नल, उसकी पावर कितनी होगी, पावर रिसीव्ड एट द अदर एंड ऑफ द केबल, वो पावर बतानी है। तो हमने लिखा कि 20 किलोमीटर्स में जो टोटल एटेन्यूएशन हो जाएगा वो आ जाएगा -100 डेसिबल्स, और गेन इन डेसिबल्स का फॉर्मूला भी दे रखा है, उसी को लगाया हमने, -100 डेसिबल्स इज इक्वल टू 10 log to the base 10 फाइनल पावर अपॉन इनिशियल पावर, और पावर जो है सोर्स पर वो 100 थी। यहाँ से अपन ने ये किया, यहाँ से आता है हमारे पास P/100 इज इक्वल टू 10 to the power -10। तो जो पावर रिसीव्ड एट द अदर एंड है वो 10 to the power -8 है।
क्वेश्चन में बोला था कि पावर रिसीव्ड एट द अदर एंड जो है वो 10 टू द पावर माइनस एक्स है अगर, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड दैट x की वैल्यू जो है वो आ जाती है 8। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो हो गई वैक्यूम में उसकी फ्रीक्वेंसी। ये एक मीडियम में एंटर करती है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2.25 दे रखी है। तो इस मीडियम में इस वेव की वेवलेंथ बतानी है। पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि वेवलेंथ एयर या वैक्यूम में कितनी है, ठीक है। तो वो लैम्डा नॉट बोल देता हूँ मैं, वो आ जाएगी v/f, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये आ जाता है 10 टू द पावर -1 मीटर में। एप्सिलॉन आर तो दे रखा है लेकिन मीडियम की परमिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम उसको मानेंगे 1, ठीक है। और इससे हम म्यू निकाल लेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलो म्यू नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ पर म्यू आर लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आ जाएगा √ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा 1.5। इन दोनों को यहाँ पे रख दिया और फिर हम इस मीडियम में लैम्डा डैश निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1 अपॉन 1.5। तो ये आ जाता है हमारे पास 667। जिस तरह से एक्सप्रेस करना है अपने को आंसर को उस तरह से लिख रहा हूँ मैं कि 6666.66 इस तरह से आएगा डिपेंडिंग ऑन द यूनिट, आप डेसिमल कहाँ लगाते हो। बट उसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करूँ विथ 10 टू द पावर -2 अलग लेकर, तो 667 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर्स आएगा। तो जो इंटीजर हमें आंसर देना था वो ये था 667। ओके, इंटीजर में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका टोटल मास 6 kg है और 2.4 मीटर लेंथ है। उसको हम बेंड करके एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। तो इसमें अगर एक रॉड से ये जो हेक्सागन बना उसको अपन 6 इंडिविजुअल रॉड से बना हुआ मान ले, तो हर रॉड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 0.4 मीटर, 2.4 डिवाइडेड बाई 6 कर लिया, और हर रॉड का जो मास है वो 1 kg हो जाएगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस हेक्सागन के COM से पास होने वाली एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के बाद। तो एक काम करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है पूरी सिचुएशन, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। उसके लिए डिस्टेंस चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पर ये लाइन कनेक्ट करी। हमें मालूम है सेंटर से इस वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगी वो भी 0.4 मीटर होगी हेक्सागन में, और ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो ये जो लेंथ है ये आ जाएगी 0.4 इंटू √3/2 साइन 60 डिग्री, ये लेंथ आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं, वो होगा मास m, इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे थे ml²/12, लेंथ हो गई 0.4 स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, अब ये तो इस एक्सिस के अबाउट हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया तो mx², मास 1 kg और ये वाली डिस्टेंस तो 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/4, दिस इंटू 6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पूरे सिस्टम का, क्योंकि हर रॉड के लिए यही कैलकुलेशन है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करके जो अपना आंसर आ जाता है दैट इज 0.8 kg मीटर स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख लें अगर 8 इंटू 10 टू द पावर -1। तो क्वेश्चन में जो जिस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए दिया था वो ये था, और उसमें इंटीजर में जो आंसर हमें मार्क करना था वो था 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, और उस चैप्टर में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। किसी वायर में, कंडक्टर में, उनके बीच में रिलेशन होता है E = ρ/J। इसी से फिर हम ओम्स लॉ डिराइव कर लेते हैं। तो इस रिलेशन का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, करंट फाइंड करना है, तो करंट डेंसिटी को अपन करंट अपॉन एरिया लिख लेंगे, और रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी दिया हुआ है, वो तो कुछ नहीं, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, क्वेश्चन में दे रखी है 10 मिलीवोल्ट पर मीटर,
10 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, SI यूनिट्स में वैल्यू रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर 1 कंडक्टिविटी लिखा, वो दे रखा है कंडक्टिविटी 5 10⁻⁷, और यहाँ पर करंट हमें फाइंड करना है अपॉन एरिया में लिखा πr², क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा πr² में आ जाएगा 0.5 mm दिया हुआ है तो 0.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनली अपने पास आता है 5 इंटू, यहाँ से तो मैं डेसिमल हटा लेता हूँ और इसको कैंसिल करके 10⁵ बना लेते हैं, तो 5 इंटू 25 हो गया 125, ठीक है। एक पाई का टर्म आ गया तो ये 3 टर्म्स हो गए, 10⁵ और 10⁻⁻6 मिला के 10⁻⁻1 बचा, और यहाँ पर आ गए तो फाइनली ये बचा 10⁻3, 10⁻⁻1 बचा तो 10⁻³ बचा। ये आ गया एम्पियर्स में हमारे पास करंट। इसको हमें एक्सप्रेस कैसे करना था, हमें एक्सप्रेस करना था x³ इंटू पाई मिली एम्पियर्स में, तो ये तो मिली एम्पियर्स हो गया इस पावर की वजह से, और x³ इंटू पाई में x की वैल्यू क्या होगी 5, सो दिस इज द आंसर जो फाइनली हमें मार्क करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है इलास्टिसिटी टॉपिक पर बेस्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मेटालिक वायर पर जब लीनियर फोर्स F लगाते हैं तो उसमें इलॉन्गेशन जो प्रोड्यूस होता है वो 0.04 मीटर होता है। तो हम लिख लेते हैं चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय FL अपॉन AY, ये फोर्स, लेंथ, ओरिजिनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यंग्स मॉडुलस। अब सेम मटेरियल का वायर लिया लेकिन, और उस पर सेम फोर्स भी लगाया, लेकिन लेंथ डबल कर दी और उस वायर का डायमीटर डबल कर दिया। डायमीटर डबल करने का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स कर दिया। मटेरियल सेम ही था तो यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज होगा नहीं, तो नया अब लेंथ में चेंज कितना आएगा ये पता करना था, और आंसर हमें सेंटीमीटर्स में देना था। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.04 मीटर, इस वैल्यू को x मान लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये 2 से कैंसिल आउट होता है, FL अपॉन AY पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाता है 0.04 अपॉन x इज इक्वल टू 2, x इज 0.02 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर्स। तो जो आंसर हमें मार्क करना था वो था 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर वाले क्वेश्चंस में जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पर बेस्ड, और उसमें भी अगर एग्जैक्टली बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर्स, इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर्स ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, जिसकी वैल्यू है 12 माइक्रोकूलम्स। तो उस चार्ज का इस प्लेट में से फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू बतानी है SI यूनिट्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम इस तरह से क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। कि सपोज जो ये एक स्क्वायर प्लेट दे रखी थी वैसी हमने 5 स्क्वायर प्लेट्स और ली और उससे हमने क्यूब बना लिया। उस क्यूब की साइड कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, और थोड़ा सा डायग्राम जो है वो डायमेंशंस में अप्रोप्रिएटली नहीं बना, बट ये चार्ज जो है, अगर ये क्यूब 12 सेंटीमीटर्स लेंथ है इस क्यूब के साइड्स की, तो ये जो चार्ज है जो कि इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर्स ऊपर रखा था, और ये जो 5 मैंने स्क्वायर प्लेट्स और रख कर क्यूब कंप्लीट किया है, उस क्यूब के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाएगा ये क्यूब चार्ज। तो उससे फायदा ये हुआ कि अब ये एनक्लोज्ड सरफेस बन गया, ये क्यूब, हॉलो क्यूब, उसके एकदम सेंटर पे क्यूब रखा हुआ है ये। तो इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स तो हमें पता है गॉस लॉ से, टोटल फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। और क्योंकि ये पूरी 6 साइड्स जो हैं क्यूब की, उनके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली एकदम सेंटर पर प्लेस्ड है, तो किसी भी एक साइड में से जो फ्लक्स निकालना है अपने को, वो क्या हो जाएगा, इस टोटल फ्लक्स का 1/6। तो ये कैलकुलेशन करना था हमें, ठीक है, विदाउट एनी इंटीग्रेशन नीडेड। क्यू की वैल्यू दी हुई थी हमें 12 माइक्रोकूलम्स, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 226 इंटू 10⁻3। तो जो इंटीजर हमसे
क्वेश्चन में मार्क करना था हमें फाइनल आंसर, वो ये है 226। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स चैप्टर पर से पूछा गया है और बीट फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कार्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, इस तरह से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं स्ट्रेट लाइन में। दोनों की जो स्पीड है वो आइडेंटिकल है 7.2 किलोमीटर पर आवर। सपोज मान लेते हैं अपन ये एक कार है C1 और ये एक कार है C2। ये इस तरफ आ रही है 7.2 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हुआ 2 मीटर्स पर सेकेंड, और ये भी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। दोनों कार्स जो हैं वो अपना अपना हॉर्न बजाते हैं और उस हॉर्न की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है F0 बोल देते हैं, वो है 676 हर्ट्ज। तो एक कार में बैठा जो ड्राइवर है उसको बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब उसको बीट फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी, मान लेते हैं इस कार के अंदर बैठे ड्राइवर की बात करते हैं। एक तो उसको खुद की कार का हॉर्न सुनाई देगा, उसके लिए तो क्योंकि उस कार और उस ड्राइवर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, उसके अंदर ही तो बैठा है वो ड्राइवर, तो उसको तो अपने कार के हॉर्न की तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो कि है, लेकिन सामने वाली कार के हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। वो होगी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, F0 इंटू वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। ये है स्पीड ऑफ साउंड, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ये स्पीड ऑफ सोर्स एंड दिस इज अगेन स्पीड ऑफ साउंड। इस फॉर्मूले को लगाना है अपने को, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो हो गई 676, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में लेने के लिए बोला था 340, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की डायरेक्शन में कितनी है 2, और यहाँ पर 340 सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ भी कितनी है 2, तो ये आ जाता है 338, और 338 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, ये 342 इंटू 2 ये हो जाता है अपने पास 684। तो ये है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देगी। एंड व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो 684 माइनस 676 विच इज 8, तो 8 बीट्स पर सेकेंड उस ड्राइवर को सुनाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड, जिसमें RMS स्पीड का कैलकुलेशन करना है हमें। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए RMS स्पीड जो है वो 200 मीटर्स पर सेकेंड आती है। लिख लेते हैं, VRMS इज 200 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो √3RT अपॉन m। 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में अपने को रखना होगा टेम्परेचर 300। अब नई VRMS स्पीड पूछी है जब टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रेशर में भी चेंज किया है, पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और बाद में बोला 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, हमें तो टेम्परेचर का चेंज देखना है। तो 3R और यहाँ पर हमने लिखा 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 400 केल्विन अपॉन m। डिवाइड कर दिया इनको, तो 200 अपॉन v इज इक्वल टू √3/4। स्पीड कम्स आउट टू बी 400 अपॉन √3। इसको कंपेयर कर लेते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए बोला था हमें x/√3 से इसको कंपेयर करना था, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हमें मार्क करनी है 400, जो फाइनल आंसर हमें देना है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटीजर सेक्शन। अगेन बहुत ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 kg 2 kg मास की दो सॉलिड्स हैं और उनके लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। आई डोंट नो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का क्या रीज़न है, बट ये तो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है और आपको सिर्फ ये लिखना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, जिसको हम लिखते हैं p² / 2 टाइम्स मास ऑफ A, p² अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ B। ठीक है, और मोमेंटम सेम है इसलिए p² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाता है मास ऑफ P अपॉन मास ऑफ A, और मास ऑफ B और मास ऑफ A दे रखे हैं 2/1 आ गया रेशियो, जिसको A/1 की तरह एक्सप्रेस करना था, A के बराबर करना था। तो बेसिकली जो आंसर आपको मार्क करना है दैट इज 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटीजर सेक्शन पे हम फाइनली। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, उसमें रेजोनेंस पर जो पावर ड्रॉ होती है सोर्स से दैट इज 16 वॉट्स एंड 120 वोल्ट दे रखा है जो वोल्टेज है सोर्स का। ठीक है, VRMS जो है 120 वोल्ट्स दे रखा है।
तो हमें रेजिस्टर जो होगा उस सर्किट में, उस सर्किट में रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, बट हमें रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी। तो रेजोनेंस पर हमें मालूम है कि इम्पीडेंस जो है टोटल सर्किट का वो रेजिस्टेंस के बराबर ही तो होता है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस बराबर होते हैं। तो क्यों इम्पीडेंस, क्योंकि आर के बराबर ही है, तो फिर तो मैं ये बोल सकता हूं कि पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, अगर रेजोनेंस पे बात हो रही है तो इट कैन बी सिंपली रिटन एज दिस Vrms² अपॉन आर। पावर ड्रॉन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? Vrms IRms cos फाई, और रेजोनेंस पर cos फाई जो कि R/Z होता है, ये तो हो जाता है 1, क्योंकि Z तो R के बराबर ही है। IRms को लिख सकते हो Vrms अपॉन Z लिख सकते हैं, बट वो R के बराबर है, तो यही हो गया। पावर दे रखा है 16, Vrms 120, इसका स्क्वायर अपॉन R। R की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने लिखा 120 इंटू 120 अपॉन 16। 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 30 और यहाँ पर 30, तो आंसर आ जाता है 900 ओम्स। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में ही पूछी थी, तो द आंसर दैट वी हैव टू मार्क वाज 900। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल पेपर था फिजिक्स का इस शिफ्ट में। ना तो क्वेश्चंस लेंथी थे, ना उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, और ना उसमें कोई ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो ना ही लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी। तो ना तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ना उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऊपर से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर मार्क करना था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो काफ़ी जल्दी ये पेपर ख़त्म हो सकता था अगर आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन करी थी। तो दैट्स इट, ये कंप्लीट कर लिया हमने पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।